नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का YouTube के प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और मैं हूं आपके साथ सुरेश राव, वरिष्ठ अध्यापक। सर्वप्रथम तो आप सभी को हिंदू नववर्ष संवत 2082 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला ये वर्ष आपके जीवन में आपकी सारी उमंग, सारी उम्मीदें जो हैं उनको फुलफ़िल करने वाला हो, कंप्लीट करने वाला हो, आपकी सभी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने वाला हो। जो भी आरजू, जो भी खुशियाँ आप चाह रहे हैं और जिनके ऊपर उचित मेहनत कर रहे हैं, वो सभी सफलताएं आपकी झोली में आएँ, ऐसी मंगल कामनाएं। अब अपन शुरुआत करते हैं एक मनोविज्ञान, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, ग्रेड चाहे वो फर्स्ट व्याख्याता हो, सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की एग्ज़ाम हो, चाहे थर्ड ग्रेड के अंदर लेवल 1 या लेवल 2 की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के अंदर मनोविज्ञान है वो समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो उसकी ये एक टेस्ट सीरीज़ है जिसके अंदर आज का ये अपना पहला टेस्ट रहेगा, टेस्ट फर्स्ट नंबर 1। अब अपन इसके अंदर 20 क्वेश्चन रखेंगे और 20 क्वेश्चन हैं वो मनोविज्ञान के हर एक टॉपिक को टच करते हुए होंगे। आपने मनोविज्ञान है वो निश्चित तौर पर अभी इस एग्ज़ाम की दृष्टि से आप तैयार कर ही रहे हैं, जबकि इससे पूर्व भले ही आपने रीट एग्ज़ाम फाइट करी है या अदर कोई सी भी एग्ज़ाम फाइट करी है या इससे पहले आपने तैयारी करी है, निश्चित तौर पर मनोविज्ञान को आप लोगों ने कभी न कभी पढ़ा है। अब आपको उसका केवल रिवीजन लगाते रहने की आवश्यकता है। व्याख्याता एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं तो उनके 3 महीने बाकी हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने संपूर्ण मनोविज्ञान है वो पढ़ रखी है, तो उनको अपनी तैयारी को परखने की और अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ करने के लिए एक टेस्ट की आवश्यकता निश्चित तौर पर होती है। वरिष्ठ अध्यापक की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी 5 महीने बाकी हैं। निश्चित तौर पर आपने मनोविज्ञान है वो पढ़ रखी है, नहीं भी पढ़ रखी है तो कुछ टॉपिक पढ़ रखे हैं, और आने वाले यूँ कहूँगा मैं कि 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस है उसको आप एक बार तो रिवाइज़ कर ही दें, जिसका अधिकांश पार्ट आपने पहले रिवाइज़ कर लिया है, पढ़ लिया है, जबकि आने वाले 1 महीने में आप कंप्लीट कर लेंगे तो भी आपको मनोविज्ञान के इस टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और यदि आप तृतीय श्रेणी अध्यापक की भर्ती परीक्षा की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपने रीट एग्ज़ाम दी ही है, मनोविज्ञान आपने पढ़ी हुई है और अब तैयारी कर रहे हैं तो फिर से पढ़ रहे हैं, तो भी आपको टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सभी आवश्यकताओं को देखते हुए और ये टेस्ट है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, तो आपसे यह आग्रह रहेगा कि आप इस पूरे टेस्ट को, पूरे वीडियो को देखें। साथ साथ में आंसर मैं बताता चलूँगा, लेकिन आप उससे पूर्व जब ऑप्शन आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं उस समय आप भी अपनी तरफ से आंसर गेस करें और अपने आप को आंकें, जांचें, परखें कि इन 20 क्वेश्चंस में से और आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। लगभग हर एक परीक्षा के अंदर ही, हालांकि थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर 10 क्वेश्चन ही अब मनोविज्ञान के रहने वाले हैं, बाकी 20, 25, 30 अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर अलग अलग हिसाब से होता है। सेकंड ग्रेड में जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं मनोविज्ञान के, तो यहाँ 20 क्वेश्चन हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं और वो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे पूर्व के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए उनके आंसर्स में कहीं प्रकार का कोई डाउट या कोई विरोधाभास नहीं है। इसलिए आप जुड़े रहें लगातार और इन टेस्ट को, इन सभी 20 प्रश्नों को देखें। चलिए अपन देखते हैं। तो यहाँ अपना पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, कहता है, देखिएगा। पहले प्रश्न को अगर अपन देखें तो इसके अंतर्गत क्या है, देखिएगा, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से देखना है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन सा या इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या कह रहा है, देखो आंसर्स में, ऑप्शन में, आत्मा के विज्ञान के रूप में, यानी शिक्षा मनोविज्ञान है वो आत्मा के विज्ञान के रूप में कार्य करती है। इसके बाद कहता है शिक्षा मनोविज्ञान तर्क के विज्ञान के रूप में कार्य करती है। फिर तीसरा सेंटेंस या स्टेटमेंट है, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान है उसका स्थान है। और चौथा स्टेटमेंट है, चेतना के विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का स्थान है। अब इन चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं वो सही हैं और कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, अपना जो आंसर बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो एक डेफिनेशन, उस डेफिनेशन के अंदर अपन देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान प्रारंभ में किसके रूप में थी,
आत्मा के विज्ञान के रूप में थी। उसके बाद में आत्मा को इसने त्यागा, आत्मा को त्याग कर मन का स्वरूप धारण किया, मन को त्याग करके चेतना का स्वरूप धारण किया और अंत में चेतना के स्वरूप को भी त्याग दिया और त्याग करके वर्तमान में किसके स्वरूप के रूप में है, व्यवहार के स्वरूप को धारण किए हुए है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में आत्मा, मन या मन को ही यहाँ पर किससे जोड़ करके देखा गया है, मस्तिष्क से जोड़ करके देखा गया है। तो आत्मा, मन या मस्तिष्क और चेतना, इन तीनों से के संदर्भ में सही है ही है, इनसे संबंधित है ही। और चौथा कौन सा है, व्यवहार है। जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है, तर्क के रूप में। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर तर्क चलते हैं, लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग जो समय समय के ऊपर जो इसके स्वरूप देखे गए, तो उन स्वरूपों के अंदर कौन सा शामिल नहीं था, तर्क शामिल नहीं था। तो यहाँ अब ऑप्शन को देखेंगे अपन, दिए गए कोडों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 और 3 के रूप में तो था, 2 और 3 के रूप में, तो 2 और 3 के रूप में यहाँ पर देखिए, तो 2 के रूप में तो नहीं था, लेकिन 3 के रूप में था। केवल 1, तो केवल 1 भी नहीं, जबकि 1, 3 और 4 ये तो इसके संदर्भ में क्या है, सही हैं। केवल 2 वाला कथन है वो क्या नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या बन जाएगा, केवल 2, यानी कि 4th ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्तमान स्वरूप के अंदर जो हवा है कि जो आरपीएससी है या कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसकी परीक्षा का पैटर्न यानी कि पेपर सेट करने का पैटर्न है वो बदल रहा है। तो बदल कुछ भी नहीं रहा है, केवल ये चीज़ें बदल रही हैं। क्वेश्चंस इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड दे दिए जाते हैं और उसके बाद में इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की संख्या है वो पहले 1-2 होती थी, अब थोड़ी सी ये संख्या है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। इससे थोड़ा सा पेपर क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। पेपर लेंदी होते ही उसको सोल्व करने के अंदर प्रॉब्लम आती है और कैंडिडेट है वो ये सोचने लगते हैं कि पेपर है वो क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा उसका पैटर्न है वो बदल गया है। तो बहुत ज़्यादा पैटर्न कुछ नहीं बदला है, बस ये है कि आरपीएससी अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे देने लगी है जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं और उन ऑप्शंस में से अपने को राइट ऑप्शन है वो क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। इसलिए वो थोड़ा सा पेपर अपने को टफ नज़र आता है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। इसके बाद अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान मानसिक अवस्था का अध्ययन है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है, मनोविज्ञान मन का अध्ययन है। तो देखिए जेबी वाटसन है वो व्यवहारवादी हैं और ये क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान है वो वर्तमान में किसका रूप धारण किए हुए है, व्यवहार विज्ञान का रूप धारण किए हुए है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन, यानी कि जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन है। यह है क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होम साइंस के पेपर के अंदर 2016 में जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है शिक्षा विभाग की, इसलिए अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सारे के सारे ही। तो इनको बहुत अच्छी तरह से आप देखें। उम्मीद करता हूँ ये आंसर भी सभी का राइट गया है। तो लगातार बने रहें लास्ट तक और देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो एग्जाम्स के अंदर पूर्व में पूछे जाते रहे हैं। आगे देखते हैं अपन, तीसरा क्वेश्चन अपने सामने है। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। ठीक है, एक बालक का व्यक्ति के रूप में विकास हो रहा है, उसके संदर्भ में राइट स्टेटमेंट कौन सा है, सही कथन कौन सा है। तो विकास आनुवांशिकी का परिणाम है, यानी विकास है वो आनुवांशिकता के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है डिपेंड। विकास एक यादृच्छिक प्रक्रिया है, रैंडम रूप से होने वाला एक प्रोसेस है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है, यानी कि पूरा संपूर्ण रूप से एक प्रक्रिया है। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक हैं। तो अब देखो इनको अपने को समझने की ज़रूरत है। विकास है वो आनुवांशिक का परिणाम है, बिल्कुल है।
यादृच्छिक प्रक्रिया है कि कभी किसी हिस्से का विकास है वो ज़्यादा हो रहा है, कभी किसी का विकास ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा कुछ परिस्थितियों में देखने को मिलता है, बाकी अमूमन ऐसा नहीं होता है। विकास के विभिन्न पक्ष जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हैं, तो बिल्कुल पृथक भी यह नहीं है। अब इन तीनों ही स्टेटमेंट को अगर मैच किया जाए तो क्या है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, यानी विकास आनुवंशिकी का परिणाम भी है। विकास है वो वातावरण के ऊपर डिपेंड भी करता है। विकास के सभी पक्ष हैं वो एक साथ यानी कि एक दूसरे को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो विकास एक संचयी यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं कि एक समग्र प्रक्रिया है। एक यूँ कह सकते हैं अपने कि सभी पक्षों को साथ में लेकर के चलने वाली प्रोसेस है वो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। यानी एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में डेवलपमेंट होता है तो उसके सभी सर्वांगीण विकास है वो उसके अंदर साथ में चलता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा कि विकास एक क्या है, संचयी प्रक्रिया है। तो अपना थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2018 के अंदर पूछा हुआ बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार प्रश्न यह है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखिएगा, क्या कह रहे हैं कि कौन सा सूत्र सही है, यानी कि विकास, डेवलपमेंट, अधिगम और परिपक्वता। परिपक्वता प्लस अधिगम विकास है, यानी कि परिपक्वता व्यक्ति में आती है, उसके साथ में जुड़ करके क्या होता है, अधिगम होता है, तब डेवलपमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि विकास जो है, डेवलपमेंट है, एक स्टेटमेंट आता है कि विकास परिपक्वता एवं अधिगम यानी कि सीखने की प्रक्रिया का गुणात्मक स्वरूप है। सीखने की प्रक्रिया का क्या है, गुणात्मक स्वरूप है। तो यहाँ पर देखिएगा परिपक्वता मल्टीप्लाई अधिगम, ये जो फॉर्मूला है वो किसको सूट करता है, डेवलपमेंट को यानी विकास को परिलक्षित करता है, प्रदर्शित करता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर अपना जो फॉर्मूला सही हो जाएगा। थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न और भी काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है ये पहले, और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वो परिपक्वता और अधिगम के गुणनफल, यानी कि परिपक्वता व्यक्ति के अंदर आती जाती है और उसके साथ साथ अधिगम ग्रहण करता है। तो उन दोनों के गुणात्मक स्वरूप में क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरह से आपके सही हो रहे होंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाले और आपको उपयोगी लग रहे होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस आपको यूँ बिल्कुल एक लेवल के लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और अपनी तैयारी को लगातार आप आगे बढ़ाते रहें। आगे बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है 5वां क्वेश्चन, देखिएगा, पढ़ें। सिफेलोकोडल, ठीक है, सिफेलोकोडल डेवलपमेंट यानी विकास नियम के अनुसार मस्तिष्कोद्बोधमुख जो विकास है यानी सिफेलोकोडल डेवलपमेंट का जो रूल है उसके अनुसार डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले सिर के भाग का डेवलपमेंट होता है, फिर क्रमशः धड़, उसके बाद हाथ और पैरों का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले धड़ का डेवलपमेंट होता है, फिर हाथ और पैरों का होता है और अंत में सिर के भागों का डेवलपमेंट होता है। संपूर्ण शरीर का समान रूप से एक साथ विकास होता है। फिर व्यक्ति से व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि हर एक व्यक्ति के अंदर डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो क्या हो सकती है, अलग अलग ही हो सकती है। तो देखिए सिफेलोकोडल जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग मस्तिष्कोद्बोधमुख यानी कि इस डेवलपमेंट सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क से लेकर के और उसके बाद में और नीचे की तरफ विकास चलता है और उसके बाद में केंद्र से लेकर के, यानी सिफेलोकोडल डेवलपमेंट के अंदर शीर्ष से लेकर के और अधोमुखी यानी कि नीचे की तरफ यूँ होता है, सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट होता है और उसके बाद में केंद्र से लेकर के और साइडों की तरफ डेवलपमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो इसको कंप्लीट कर रहा है। पहले सिर के भाग का, सिर से लेकर नीचे तक, उसके बाद में धड़ का यानी केंद्रीय भाग का, फिर हाथ और पैरों का, यूं डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर सिफेलोकोडल जो मॉडल है उस मॉडल के अकॉर्डिंग और जो सिर का डेवलपमेंट होता है उसमें पहले सिर का, उसके बाद में धड़, हाथ और
पैर यानी कि साइडों का डेवलपमेंट है वो होता है। ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2020 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न और MP टेट लेवल 1 2011 के अंदर भी पूछा हुआ प्रश्न है और राजस्थान की एग्जाम्स के अंदर खूब तरह से ये प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आप सभी का ये क्वेश्चन है वो सही हुआ होगा। यहाँ पर देखो, अब इस स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट हैं वो तो बिल्कुल ही खारिज होते हैं। जब अपन कई बार कंफ्यूज हो रहे हों तो जो ऑप्शन अपने को टिक नहीं हो पा रहा है तो जो ऑप्शन गलत हैं उनको एलिमिनेट करें अपन, कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है डेवलपमेंट, तो ये क्या है, गलत है। फिर संपूर्ण शरीर का एक साथ विकास होता है समान रूप से, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब देखेंगे, पहले धड़ का फिर हाथ पैर का, तो यहाँ तक तो चलता है, देखो धड़ हाथ पैर, लेकिन इसने सिर को मस्तिष्क को लास्ट में रख दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। मस्तिष्क का विकास है वो क्या होता है, फर्स्ट में होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो जो मनोविज्ञान है उसके अंदर निश्चित तौर पर अपन अपने मन के विज्ञान को काम में लें, अपने स्वयं के जो चेतन मन है उसको अपन ध्यान में रखते हुए, उसको काम में लेते हुए और अपन इस मनोविज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे तो निश्चित तौर पर अपने प्रश्न है वो ज़्यादा सही होने के चांसेस बनेंगे। छठवां प्रश्न है, अधिगम से तात्पर्य है, अधिगम या सीखना, इसका मीनिंग क्या है, इसके तात्पर्य क्या है। तो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना अधिगम है, अभ्यास व शिक्षण में परिपक्वता लाना अधिगम है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना, यह अधिगम को व्याख्यात करता है, वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले कुछ परिवर्तन करना, यही अधिगम है। तो देखिए, मुख्य रूप से क्या है कि अधिगम जो है, हाँ स्टेटमेंट हैं वो थोड़े बहुत सारे ही मैच कर सकते होंगे, लेकिन अपने को ये भी चीज़ देखनी होती है कि बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से सबसे उपयुक्त कथन है वो कौन सा है। तो देखिए, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, जबकि अधिगम से होने वाले परिवर्तन हैं वो कुछ स्थायी परिवर्तन भी होते हैं, तो ये कथन एकदम से अपन राइट नहीं कर सकते। फिर अभ्यास एवं शिक्षण में परिपक्वता लाना, अधिगम से अभ्यास, जब अभ्यास होगा तो अभ्यास के द्वारा, अभ्यास और शिक्षण के द्वारा परिपक्वता निश्चित तौर पर आएगी, लेकिन ये अधिगम को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं करता। अब अपन ये यहाँ कुछ परिवर्तन, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है व्यक्ति, और वही क्या है, अधिगम की प्रोसेस है, लेकिन उससे कुछ परिवर्तन हो जाएं, कुछ नहीं हो, ये स्टेटमेंट है। जबकि यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे अपन कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी अपन अनुभव कर रहे हैं, उसके माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, जितनी आवश्यकता है उतना परिवर्तन हो जाए, तो यही क्या है, अधिगम है। तो सबसे सूटेबल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना ही क्या है, अधिगम है। यह स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे, भले ही आपने साइकोलॉजी नहीं भी पढ़ रखी है, तो भी ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आपके दिमाग में बिल्कुल आएगा कि हाँ, अधिगम को निश्चित तौर पर पूर्णतः स्पष्ट करने वाला जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है, यही है। तो अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये 2016 फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सीखना या अधिगम, सीखना या अधिगम है। तो देखिएगा क्या है, सीखना या अधिगम, ये है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2016 में और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होम साइंस की 2020 के अंदर भी, यानी रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इसीलिए तैयारी का जो आधार है, यानी कि तैयारी को अपने को तेज करने का, प्रैक्टिस करने का आधार अपने लिए PYQ ही होना चाहिए। तो सीखना क्या है, ज्ञान के स्तर को परखना, ज्ञान की ऊष्मा यानी ऊर्जा को परखना, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया अधिगम है या सीखना है, प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करना। अब देखो, ज्ञान के स्तर को बढ़ाना ये भी अधिगम का एक हिस्सा है, पार्ट है। ज्ञान को ऊर्जित करना, बढ़ाए रखना, ज्ञान के लेवल को बनाए रखना, ये भी अधिगम का एक पार्ट है। प्राणी के व्यवहार को प्रेरित करना भी अधिगम के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन ये सभी प्रोसेस क्या हैं, व्यवहार में सुधार करने के अंग हैं, पार्ट हैं ये सभी।
जबकि इसमें क्या आ जाते हैं, ये सब के सब समाहित हो जाते हैं। तो सीखना या अधिगम जो है वो क्या है, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया, व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो है वो क्या है, सीखना है, यानी कि अधिगम है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एक आंतरिक मानसिक दशा यानी कि व्यक्ति के अंदर के मानसिक प्रतिक्रिया जो किसी व्यवहार को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है, यानी कि व्यक्ति के अंदर क्रिएट होने वाली, उत्पन्न होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया या मनोदशा है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रारंभ करने के लिए और उस अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है, मोटिवेट करती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह देखिएगा 3rd ग्रेड एग्जाम उर्दू 2023 के अंदर पूछा हुआ, 1st ग्रेड 2016 में पूछा हुआ, 1st ग्रेड 2014 में पूछा हुआ, 1st ग्रेड ज्योग्राफी 2014 में पूछा हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिप्रेरणा से संबंधित ये क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो अभिक्षमता, अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि व्यवहार को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है, प्रेरित करती है। तो ये क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है। उम्मीद करता हूँ कि सभी का ये राइट आंसर ही हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और अब भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। केवल क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन है वो मल्टीपल रख दिए जाने की संभावना है वो बनती है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को अपना आधार बनाते हुए और अगर अपन तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। अब देखिएगा, अभिप्रेरणा एक वह प्रक्रिया नहीं है जो, यानी अभिप्रेरणा में क्या नहीं होता, व्यवहार को ऊर्जित और उसे बनाए रखती है, यानी व्यवहार को प्रेरित करती है और बनाए रखती है। ऐसा पिछले ही क्वेश्चन के अंदर अपन ने देखा। व्यवहार को निर्देशित और नियमित करती है, व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय बनाती है, व्यवहार को चयनित और लक्ष्योन्मुख करती है, यानी एक निश्चित लक्ष्य की ओर व्यक्ति को बढ़ाती है, ऐसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। तो बिल्कुल अभिप्रेरणा है वो क्या करती है, व्यवहार को ऊर्जित करने यानी व्यवहार को प्रदर्शित करने और उस अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगी, वो अभिप्रेरणा का गुण है। व्यवहार को निर्देशित करेगी, डायरेक्टेड करेगी और रेगुलेट करेगी, नियमित करेगी, ये भी अभिप्रेरणा का गुण है। लेकिन व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया ही नहीं जा सकता। व्यवहार का ये गुण नहीं है कि व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जा सके। ठीक है, तो ऐसा अभिप्रेरणा के अंतर्गत ही नहीं होता है। व्यवहार को चयनित करना, सेलेक्ट करना, कौन सा व्यवहार किया जाना है, किस जगह पर किया जाना है, और एक लक्ष्य अनुमुख यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होना, ये भी अभिप्रेरणा का मुख्य क्या होता है, गुण होता है, एक प्रक्रिया होती है अभिप्रेरणा के अंतर्गत। लेकिन अभिप्रेरणा है वो व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय नहीं बनाती है, तो यह प्रक्रिया ये नहीं है। प्रत्यक्ष अवलोकनीय बनाने वाली प्रक्रिया अभिप्रेरणा नहीं है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। यह देखिएगा 1st ग्रेड एग्जाम ड्राइंग पेंटिंग 2014 के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2014 के अंदर, 3rd ग्रेड 2023 के अंदर, 1st ग्रेड 2020 के अंदर, तो काफ़ी बार क्वेश्चंस हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक यानी व्यक्तिगत विभिन्नता लाने के पीछे जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, सामाजिक एवं आर्थिक, ये कारक भी हो सकते हैं कुछ सेकेंडरी कारक, संवेगात्मक और व्यक्तिगत कारक, वंशागत और वातावरणीय कारक और केवल वंशागत कारक। तो व्यक्तिगत विभिन्नता, ये सामाजिक, आर्थिक, संवेग, ये जो हैं ये सब कारक किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वातावरणीय के अंतर्गत ही आ जाएंगे। वंशागत कारक है वो व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन जो हैं वो इस 3rd ऑप्शन के अंदर समाहित हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे सुटेबल ऑप्शन अपने को बिल्कुल ये परिलक्षित हो रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारक कौन कौन से होंगे, तो वंशानुगत और वातावरणीय होंगे। तो 3rd ऑप्शन अपना क्या बन जाएगा, राइट बनेगा। बात करते हैं आगे 11वें क्वेश्चन की। 11वें क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, व्यक्तियों की भावनाओं, प्रवृत्तियों यानी कि स्वयं की रुचि, इच्छाओं, इंटरेस्ट जो भी हैं पर आधारित जिन परिवर्तनों का प्रतिरोध होता है, यानी कि कोई एक ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण व्यक्ति की भावनाओं, प्रवृत्तियों, इच्छाओं यानी कि मानसिक प्रक्रियाओं
पर आधारित परिवर्तनों का प्रतिरोध करते हैं वो कारक कौन से कहलाते हैं? तो आर्थिक कारण, तकनीकी कारण, सामाजिक कारण और ये मनोवैज्ञानिक कारण। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं, भावनाएं, प्रवृत्तियां, इच्छाएं, ठीक है, ये सब परिवर्तन है वो कौन, ये सब जो घटनाएं हैं वो कौन सी हैं? मानसिक घटनाएं हैं। और इन परिवर्तनों का प्रतिरोध किसके कारण होगा? मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण होगा। तो ये कारक क्या कहलाएंगे? मनोवैज्ञानिक कारक या मनोवैज्ञानिक कारण कहलाएंगे। तो सीधा सीधा इस स्टेटमेंट को अपन अगर ढंग से पढ़ लेंगे कि व्यक्ति की भावनाएं, प्रवृत्ति, उसकी इच्छाएं, इन परिवर्तनों का प्रतिरोध होता है, तो वो कारक क्या कहलाएंगे? मनोवैज्ञानिक कारण कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर भी अपना कौन सा ऑप्शन राइट होगा? थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एक परिभाषा है बुद्धि की, और क्या कहता है कि किस ब्लैंक दिया गया है के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बहुत ही सीधी सीधी और बहुत बार पूछी गई परिभाषा है। यहाँ पर एक एग्जाम का नाम है 3rd ग्रेड SST 2023 के अंदर पूछा हुआ, और उससे पहले भी पूछा हुआ है इसको कई बार। तो यह स्टेटमेंट बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। तो मापेंगे किसके द्वारा? बोर करके मापेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोरिंग के अनुसार क्या हो जाएगा? बुद्धि परीक्षण, यानी बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण के द्वारा मापी जाती है। यह स्टेटमेंट किसका है? बोरिंग का है। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट अगर अपना ये स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है तो अपन कर पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन बोरिंग, यहाँ पर बोरिंग के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दिया गया? देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन नजर आता है अपने को, लेकिन तब से लेकर अब तक, यानी बहुत पहले भी और वर्तमान समय तक भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक दोनों ही सिद्धांत हैं, वो किसके द्वारा दिए गए हैं? देखो साइमन, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड और ट्रमन। तो द्विकारक और त्रिकारक दोनों ही सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए? स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए। 2nd ग्रेड GK 2017 में, NTT 2019 के अंदर, ग्रेड फर्स्ट ड्राइंग पेंटिंग फिलोसॉफी 2014 के अंदर, ये CG टेट छत्तीसगढ़ की टेट के अंदर 2012 के अंदर, UP टेट 2017 के अंदर, ग्रेड फर्स्ट एग्जाम एजुकेशन डिपार्टमेंट की 2022 के अंदर। न जाने कितनी बार ये प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं बार बार। तो बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दोनों ही किसके द्वारा दिए गए? स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए। उम्मीद करता हूँ सभी के ये क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं। अंत में आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, और ये जो टेस्ट है उसका लेवल कैसा था, ये बात मुझे ज़रूर बताएं। या फिर इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्या सुधार किया जा सकता है, ये बात आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, ताकि इसमें और कोई सुधार की अगर गुंजाइश हो तो वो किया जा सके और आप अपने लेवल को भी जांच सकें। आगे अपन देखते हैं अगला 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? देखो बुद्धि का प्रकार बताने वाले एक तो थॉर्नडाइक हैं और दूसरे कौन से थे? गैरेट। थॉर्नडाइक और गैरेट, इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए दोनों ने ही। अब थॉर्नडाइक के द्वारा 3 प्रकार कौन से बता दिए गए और कौन सा नहीं था? तो देखिए सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, और चौथा है शरीर गति की या यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, तो देखिए थॉर्नडाइक के द्वारा सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, ये 3 प्रकार बताए गए, जबकि शरीर गति की बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि जिसको अपन कहें, यह प्रकार थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं बताया गया था। यह जो प्रकार है वो गैरेट के द्वारा, यांत्रिक बुद्धि है वो गैरेट के द्वारा बताई गई थी। और ये शरीर गति की बुद्धि, ये एडजेक्ट वर्ड अगर देखा जाए तो जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अंदर भी ये जो बुद्धि के अलग अलग पहले 7 प्रकार और बाद में 9 प्रकार कर दिए गए थे अंततः है, तो उसके अंदर भी शरीर गति की बुद्धि है वो बताई जाती है। लेकिन यह प्रकार है वो गैरेट के अनुसार शामिल होता है, थॉर्नडाइक के अनुसार सामाजिक बुद्धि,
मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, यही बुद्धि के क्या थे, 3 प्रकार थे। सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की 2023 के अंदर हुई एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन सामान्य सा ही प्रश्न है, कोई विशेष इसके अंदर ये ऐसा नहीं है। अगर ध्यान से अपन ने पढ़ा होता है तो आराम से कर देते हैं। अब अपन देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि निम्न में से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। यह संवेगात्मक बुद्धि है वो सेकंड ग्रेड के अंदर तो डायरेक्ट टॉपिक का नाम दिया हुआ है, जबकि बुद्धि है वो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अंदर लगती है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होम साइंस 2016 के अंदर पूछा हुआ है। डेनियल गोलमैन के द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि के आयामों में शामिल नहीं है, तो स्व जागरूकता भी इसके अंदर शामिल है, स्व प्रबंधन सेल्फ मैनेजमेंट भी यहाँ पर है, सामाजिक कौशल भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन स्व सामर्थ्य ये जो आयाम है वो डेनियल गोलमैन की संवेगात्मक बुद्धि के अंदर शामिल नहीं है। इसलिए अपना यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, वो कौन सा बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि स्व सामर्थ्य यह जो आयाम है वो डेनियल गोलमैन की संवेगात्मक बुद्धि के अंदर शामिल नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आ रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाएंगे। आगे बात करते हैं अपन, अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्या जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए? एक शिक्षक है उसका मानसिक स्वास्थ्य सही रूप से कार्य करता रहे, बना रहे, उसके लिए क्या जरूरी है? पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड 2014 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न, कभी भी रिपीट हो सकते हैं ऐसे प्रश्न। सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, तो बिल्कुल एक शिक्षक को सामाजिक सम्मान चाहिए। हाँ भाई, तो अपनी चर्चा थी कि एक अध्यापक है उसको मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, तो बिल्कुल एक शिक्षक को सामाजिक सम्मान की आवश्यकता होती है, तभी उसका मानसिक स्वास्थ्य है वो सही रूप से कार्य करता है। इसके बाद अपन देखें विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण। जनतंत्रीय वातावरण का मतलब कि वहाँ पर सभी शिक्षकों को समान अधिकार मिलें, सबके साथ में व्यवहार है वो एक जैसा हो, सभी को अपनी मांग डिमांड रखने की स्वतंत्रता हो, ये सभी, तो इसकी भी आवश्यकता एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए पड़ेगी। अपने पद की सुरक्षा, यानी कि शिक्षक है वो एकदम से यूं अपने आप को सुरक्षित फील करे कि उसके पद के ऊपर कहीं कोई कष्ट कोई संकट नहीं आने वाला है। पर्याप्त शिक्षण सामग्री, तो एक शिक्षक के पास में पर्याप्त शिक्षण सामग्री भी अवेलेबल रहे और वो अपने कार्य को, अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप से करा सके। ये सभी जो तथ्य हैं, सभी फैक्टर हैं, वो जब उसके सामने उपलब्ध रहेंगे, सुचारू रूप से इनके बीच में सामंजस्य बना हुआ रहेगा, तब अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य है वो क्या करेगा, ठीक से कार्य करेगा। तो दिए गए कोटों का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जिनकी आवश्यकता पड़ेगी? तो उपरोक्त सभी स्टेटमेंट, सभी तथ्य ऐसे हैं जो अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। उसको एक सामाजिक सम्मान भी चाहिए, जनतंत्रीय वातावरण भी चाहिए, पद की सुरक्षा भी चाहिए और पर्याप्त शिक्षण सामग्री भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो आगे बात करते हैं, देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या कहता है, देखिएगा कि जोन्स के अनुसार मार्गदर्शन क्या है? एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस पर दी गई सहायता नहीं है? यानी मार्गदर्शन, इनमें से 3 स्टेटमेंट यानी 3 जो मुख्य रूप से सहायताएं हैं वो तो ऐसी हैं, 3 क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें दी गई सहायता मार्गदर्शन है, और एक कोई क्षेत्र ऐसा है जिस क्षेत्र में दी गई सहायता है वो मार्गदर्शन नहीं है, जबकि नेगेटिव रूप से कार्य करेगी। किसके अनुसार? जोन्स के अनुसार। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी क्लिष्ट है कि जोन्स के अनुसार मार्गदर्शन क्या नहीं है, कब? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सहायता प्रदान करे तो वो मार्गदर्शन नहीं है। तो विकल्प चुनने में सहायता करे कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है 10th क्लास के बाद में 11th में कौन सी ब्रांच लेगा, साइंस लेगा, आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा, उसको उस विकल्प को चुनने के अंदर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता कर रहा है, तो बिल्कुल ये तो मार्गदर्शन है। समायोजन करने के अंदर, यानी उसके सामने कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं जिनमें से वो कौन सी परिस्थिति का चुनाव करे,
उसमें वो द्वंद्व की स्थिति के अंदर है, संघर्ष की स्थिति में है, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति है वो उस एक व्यक्ति को समायोजन स्थापित करने के अंदर कुछ गाइडेंस देता है, कोई सहायता करता है, तो वह सहायता भी क्या है? मार्गदर्शन है। अपनी समस्याओं का समाधान करने के अंदर भी एक व्यक्ति को कोई समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, इस क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति सहायता करता है, तो क्या वो मार्गदर्शन है या नहीं है? और अनुसंधान करने में, रिसर्च करने के अंदर कोई व्यक्ति उसको गाइडेंस देता है, तो क्या वह भी मार्गदर्शन है? तो देखिए, विकल्प चुनाव करने में, समायोजन करने में, अपनी समस्याओं का समाधान करने में, इन क्षेत्रों के अंदर दी गई सहायता तो जोन्स के अनुसार क्या है? मार्गदर्शन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अनुसंधान कर रहा है, कोई रिसर्च वर्क कर रहा है, तो रिसर्च वर्क क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति का सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अपना खुद का होना चाहिए। उसमें यदि कोई व्यक्ति सहायता करता है तो मार्गदर्शन की कैटेगरी में नहीं आता। किसके अनुसार? जोन्स के अनुसार। तो अपना इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट आंसर है वो बन जाएगा, तो वो कौन सा बन जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, कि अनुसंधान क्षेत्र के अंदर किया जाने वाला कार्य है, उसमें यदि कोई सहायता करी जाती है तो वो जोन्स के अनुसार क्या नहीं है? मार्गदर्शन नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक स्तरीय क्वेश्चन है। यदि अपना पहले से पढ़ा हुआ है तो ही अपन इस विकल्प को सही कर पाते हैं। आगे बात करते हैं अपन। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर अपने आप को यूँ चिंतित करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे क्वेश्चंस अपन ने साइकोलॉजी कहीं से भी पढ़ी है, ऐसे स्टेटमेंट अगर उसमें शामिल नहीं हुए तो अपन ऐसा करें कि अपनी सामग्री को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल ऐसे क्वेश्चंस को अपने शॉर्ट नोट्स में डाल दें, ताकि जब अपन रिवीजन करें उस समय वो क्वेश्चन अपने सामने आए और दोबारा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो वो अपन गलत नहीं करें। और निश्चित तौर पर अगर एक बार अपने हाथों से अपन इसको शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख देंगे, या अपने जो साइकोलॉजी के नोट्स हैं, बुक्स हैं, उनके अंदर अगर एक बार लिख देंगे तो ये क्वेश्चन स्थायी रूप से अपनी मेमोरी के अंदर स्थापित हो जाते हैं। आगे बात करते हैं अपन। 18वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है? देखिएगा, 18वें क्वेश्चन के अंदर शिक्षण प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजर, यानी कि प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये देखो, क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा हुआ है। मैं इन एग्जाम्स के अलग अलग नाम नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन सीधा सीधा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है शिक्षण प्रतिमान या प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान। यह जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन हैं? डेविड आशुबेल, हिल्दा ताबा, रिचर्ड शकमैन और कोहलर। तो यहाँ पर शिक्षण प्रतिमान, या इसी को किस नाम से जाना जाता है? प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। तो यह सिद्धांत या यह थ्योरी जो है उसके प्रतिपादक, इस अवधारणा के प्रतिपादक हैं वो कौन हैं? डेविड आशुबेल हैं। तो बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर, अपने मस्तिष्क में इसको अंकित कर लें कि शिक्षण प्रतिमान जो है वो किसके द्वारा दिया गया? डेविड आशुबेल के द्वारा दिया गया। आगे बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन है और आज की इस क्लास का अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान। देखिए, डायरेक्ट शिक्षण प्रतिमान आता है, शिक्षण प्रतिमान। तो अपन कौन सा राइट आंसर करेंगे? डेविड आशुबेल, जो अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर देखा। लेकिन आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान दिया जाता है, इंडक्टिव थिंकिंग टीचिंग मॉडल दिया जाता है। तो इसके प्रतिपादक हैं वो कौन हैं? तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस, डेविड आशुबेल, हिल्दा ताबा, रॉबर्ट ग्लेसर और जेरोम ब्रूनर, उनमें से राइट आंसर अपना जो बन जाएगा वो कौन सा होगा? हिल्दा ताबा। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा। तो ध्यान में रखें, आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान है तो हिल्दा ताबा, और यदि शिक्षण प्रतिमान केवल आता है तो अपन क्या करेंगे? डेविड आशुबेल। तो दोनों क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंस है वो समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में ICT। ठीक है, यह केवल फर्स्ट ग्रेड के जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हीं के ये क्वेश्चन है, वो ये जो यूनिट है वो शामिल है ICT वाली, कंप्यूटर वाली। हालांकि इसमें थर्ड ग्रेड के अंदर जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो जरूर है, लेकिन उसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इनकी संभावना कम बनती है। फिर भी क्वेश्चंस को देख लेना, कहीं कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो देखिएगा,
आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर? तो थर्ड ग्रेड साइंस मैथ्स के अंदर पूछा हुआ 2023 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है कि शिक्षण तक सरल पहुंच, यानी कि टीचिंग की प्रक्रिया है उसको सरल बना देना आईसीटी का महत्वपूर्ण योगदान है। कार्यभार तक सरल पहुंच, यानी कि जो वर्कलोड है उसको कम कर देना या उसको सही तरीके से व्यवस्थित कर लेना, यह आईसीटी का महत्वपूर्ण योगदान है। स्कूलों तक सरल पहुंच, यानी स्कूल कौन कौन सी कहाँ हैं इसकी अप्रोच है उसको बढ़ाना, यह आईसीटी का योगदान है। या फिर अपन कहें शिक्षा तक सरल पहुंच, तो आईसीटी जो है ये मुख्य रूप से क्या है, यानी कि शिक्षा का क्षेत्र है वो बालक को केंद्रित रखते हुए अपन इसको हल करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को। और बालक के लिए आईसीटी का सबसे बड़ा योगदान है वो ये है कि शिक्षा को क्या बना दिया जाए, सरल बना दिया जाए, एजुकेशन तक हर एक बच्चे की पहुंच बन जाए, हर एक बच्चे की अप्रोच में हो। जो शिक्षा की प्रक्रिया है, एजुकेशन सिस्टम है, वो प्रत्येक बच्चे की अप्रोच में हो। तो शिक्षा तक सरल पहुंच बनाना क्या है शिक्षा क्षेत्र में आईसीटी का एजुकेशन के फील्ड के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये अपनी 20 क्वेश्चन की आज का ये टेस्ट था। उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत ही अच्छा ये टेस्ट गया होगा। फिर भी कितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि इन 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे। और इसी तरह के और आगामी टेस्ट हैं उनको आयोजित करवाने के लिए इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, और यहाँ आपको ये टेस्ट कैसा लगा निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। और लगातार ऐसे ही टेस्ट के लिए इस चैनल के ऊपर स्थायी रूप से आप जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको चैनल के ऊपर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उन वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो तुरंत मिल सकें। और यह चैनल है वो शिक्षा विभाग की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनमें अपना तनिक योगदान है वो देने के लिए पूरी कोशिश करेगा। तो लगातार चैनल के ऊपर जुड़े रहें और अपना प्यार प्रेम बनाए रखें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, और इस वीडियो पर अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाएं। नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की एक बार आपको पुनः तहे दिल से हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं।